गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 16 अगस्त 2025। आप सभी जानते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया जाता है। हमारा मेन जो न्यूज़पेपर होता है जनसत्ता होता है। और आपको मैंने कई दफ़ा प्रूफ भी बताया है कि यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी कमीशन का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आपको जनसत्ता न्यूज़पेपर से डायरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। और जो लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको पता है कि हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो लगभग 110% सही बात है। ठीक है। अभी हाल में जहाँ पर भी एग्जाम हो रहे हैं, जिसका भी एग्जाम हो रहा है, वहाँ का करंट अफेयर जाके देख लीजिए। जो हम लोग पॉइंट नोट करते हैं ना, जिस पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं ना, वही पॉइंट को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो और हाँ, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, अच्छे से देख लीजिए। सारे को डीपली एनालिसिस किया जाता है। इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स तीनों में आपको हेल्प करेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कमीशन हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे अदर एग्जाम हो। ठीक है। करंट अफेयर का भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल किया, साथ में मैप भी देंगे आपको, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया जाता है। ठीक है। तो कई व्यूअर हमसे पूछे थे सवाल कि क्या ये हमारे एमपी पीसीएस के लिए या हमारे उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस के लिए या उत्तराखंड पीसीएस के लिए काम आ सकता है। तो आपको यहाँ पे आश्वस्त करते हैं, जी हाँ, आपको 45 से 50 क्वेश्चन आपको न्यूज़पेपर से देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये पीडीएफ चाहिए आपको तो एक छोटा सा नॉमिनल फी रखा गया है 499 का। ठीक है। इसमें आपको पे करना है और स्क्रीन शॉट शेयर करना है मेरे साथ, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अभी लगभग 9 से 10 लोग वेटिंग कर रहे हैं। ठीक है। और वो लोग फॉर्मेलिटी को जैसे ही पूरा करेंगे उनको ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब बहुत ही कम मात्रा रखा गया है। अगर बहुत लोग पूछते हैं कि और भी कम होगा क्या, 499 एक बार का पेमेंट है और इससे आप लाइफ टाइम तक न्यूज़पेपर का यूज करेंगे आप। ठीक है। अगर आपने एक बार पे कर दिया तो आप जब तक धरती है, जब तक ये चैनल है, जब तक हम हैं, तब तक आप जुड़े रहेंगे। ठीक है। एक ही बार पे करना है। और इसके पीछे भी वजह बताए थे, 3 कारण था उसका मुख्य कारण। आगे बात करेंगे। आइए मेन मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। ये है अभी जो है ना, निर्वाचन आयोग पूरा न्यूज में चल रहा है। एक तो बिहार में इलेक्शन है उसके कारण से, और निर्वाचन आयोग का जो कार्य प्रणाली है उस पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, उस पर प्रकाश डाले। निर्वाचन आयोग क्या आलोचनात्मक जो है ना अ, विवरण प्रस्तुत करे। मतलब निर्वाचन आयोग का जो कार्य प्रणाली होता है, किस कारण से न्यूज में चल रहा है और क्यों इस पे आरोप लग रहे हैं, उसके बारे में लिखना होता है। लास्ट में सजेशन दे देना होता है। ये मेंस का क्वेश्चन याद रखिएगा। और प्रीलिम्स में आपसे पूछेगा कि निर्वाचन आयोग क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपका आंसर हो जाएगा जी हाँ। यहाँ पर आप देखोगे इलेक्शन कमीशन। ठीक है। आर्टिकल 324 में इसका मेंशन किया गया है। तो कई बार 4 बॉडी का नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा नहीं है। तो इसका जवाब आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। फिर यहाँ पे देखोगे अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है, जो आयोग है वो। ठीक है। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है या आयोग कह लीजिए, वो भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यही 4 स्टेटमेंट बना के पूछ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस देख लीजिए, यूके पीसीएस देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जितने भी राज्य हैं वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया। कल एक व्यूअर और हमसे पूछ रहे थे कि आप जो है ना पेपर को जो एनालिसिस करते हैं वो आप 15 से 20 मिनट का टाइमिंग रखते हैं, क्या इतने समय में हो जाता है? तो हमने उनको जवाब भी दिया था कि हाँ, हम लोग यहाँ पर टू द पॉइंट बात करते हैं। कहानी को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस वाला, उसी को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। तो 15 से 20 मिनट काफी इनफ हो जाता है। और इसका फायदा क्या होता है, बहुत सारे लोग जो ना प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनके पास समय का अभाव होता है। उनके पास समय नहीं है कि 1.5 घंटा बैठ के खाली न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहे। ठीक है। तो उनके पास 15 से 20 मिनट में वो गो थ्रू हो लेते हैं और उनका काम का चीज मिल जाता है। ये हो गया। साथ ही बता दें, ये जो न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं ना, ये आपको 15 से 20 मिनट में लगता है देखने में, लेकिन हमें इसे प्रिपेयर करने में ना सुबह 6 बजे से बैठते हैं, तब जाके 10 या 11 बजे तक कंप्लीट हो पाता है। तो 4 से 5 घंटे का हमारे यहाँ पर समय होता है। अगर इसके एवज में 499 पे करते हैं तो आप ही को फायदा होगा। और बहुत जल्द हम लोग ना डिजिटल बोर्ड पे
इसको हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे, तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको जवाब भी दिया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। कल जो है ना, आपको पता है 15 अगस्त हमारे लिए काफी जो है ना शुभ दिन है वो। तो उसी के शुभ उपलक्ष्य में यहाँ पे जो है ना हमारे प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे जनता को। कहाँ से? लाल किला से। ठीक है, जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको बता दें क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, याद रखिएगा। इन्होंने कुछ मुद्दों पे बात किया है, जैसे कि आरएसएस के बारे में बात किया है इन्होंने। फिर जो डेमोग्राफिक जो चेंजेस है, मतलब जो जनसंख्या का परिवर्तन है हमारे देश में, उसके बारे में बात किया गया है। यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात किया गया है इस संबोधन में। अभी मान लीजिए 15 से 20 दिन के बाद अगर आप लोग का इंटरव्यू है तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जो ना इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा। ऐसे में आपको क्या जवाब देना है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी बताइए प्रधानमंत्री जो संबोधन किए देश को, तो वहां से किन किन प्रमुख मुद्दे पे बात हुआ। तो आपको यही 4-5 पॉइंट याद रखना, आरएसएस, डेमोग्राफिक चेंजेस, पाक को लेकर, फिर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मेंस में भी आपसे पूछेगा आपसे कि इस बार का जो संबोधन था उसमें क्या प्रमुख मुद्दे थे, उस पर प्रकाश डालिए। तो यही 4-5 पॉइंट को याद रखिएगा, आपको एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है? यहाँ पे बता दें आरएसएस का जो है ना 100 साल हो गया है। आरएसएस जो है ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस पे? क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ से क्वेश्चन को ना कई बार पूछा है। कैसे पूछता है? एक तरफ जो है ना संस्था का नाम लिख देगा और उसका एस्टेब्लिश ईयर दे देता है, मैचिंग करने के लिए पूछ रहा है। तो आपको बता दें 1925 में, ये डेट याद रखिएगा, आरएसएस बना था। और 1925 में एक पार्टी बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी बीपीएससी ने पूछा है, इसको याद रखिएगा। वाला ये इस बार जो है ना 79 जो है ना संबोधन था, स्वतंत्रता दिवस था। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। कमीशन वाले तो और इग्नोर करेंगे इसको। उनको लगा कि सब फैक्ट जो है ना वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आपको बता दें यही चीज को स्टेटमेंट बना के 3-4 स्टेटमेंट बनाएगा और आपसे वो पूछ देगा। तो अगर आप 79 याद नहीं रखेंगे ना तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा कि 78 था या 77 था, या आप लोग कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। तो इसमें समय क्या होता है, बहुत ज्यादा लग जाता है, जो कि हमें लगाना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बात किया गया है जो नेशनल सिक्योरिटी है हमारा, कि बहुत सारे जो है ना पड़ोसी देश के लोग भारत में इंटर कर रहे हैं, जिसको अवैध घुसपैठी बोलते हैं। और वो यहाँ की जो जनजाति महिलाएं हैं उनको जो है ना जो बेटियां हैं उन पे ये जो है ना ये क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। मतलब उनके साथ जो है शादी करके उनकी जमीनों को हड़पने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह के मुद्दे पे यहाँ पे बातचीत किया गया है। और आपको बता दें आरएसएस जो संस्था है उसका क्या मोटिव है, उसका लक्ष्य क्या है, क्यों इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री जी ने इनके बारे में चर्चा किया। ये सबसे बड़ा एनजीओ है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आपको बता दें ये व्यक्ति निर्माण में, व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसके निर्माण में और देश के निर्माण में, ऐसा इनका ऑब्जेक्टिव है आरएसएस का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें आपको, अभी आपको बता दें भारत और अमेरिका और रसिया और चाइना, ये 4 कंट्री है ना काफी न्यूज में बन रहे हैं। ये चारों के साथ भारत का रिलेशन है। भारत में आपस में कई संगठन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। जैसे कि आपको बता दें कि भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है कुछ महीना पहले बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के, उनके कार्यक्रम के बाद, मतलब उनके कार्यकाल के बाद भारत और अमेरिका के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है। किस मुद्दे को लेकर? तो टैरिफ के लेकर, ठीक है, टैरिफ, ठीक है। और टैरिफ के बाद ये पहला मुद्दा हो गया। दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट को लेकर। उसके बाद रसिया को लेकर, जो तेल को इंपोर्ट कर रहा है भारत, उस मुद्दे को लेकर ना भारत और अमेरिका के बीच में तनाव देखा जा रहा है। तो भारत के सामने क्या विकल्प है, भारत को क्या करना चाहिए, ये सब कुछ इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, बहुत आपको हेल्प करेगा मेंस में। तो आपको बता दें, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव देखा गया इसके पीछे क्या मुख्य वजह है, प्रकाश डाले। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे 6 नंबर या 8 नंबर में। तो आपको जो मैंने मुद्दा बताया टैरिफ को लेकर, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, जीएम फूड, ओके, फिर यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट को लेकर, टैरिफ को लेकर, रशिया से जो इंपोर्ट कर रहा है भारत उसको लेकर, और डिफेंस को लेकर, डिफेंस इक्विपमेंट भी भारत कई देशों से खरीदता है। तो उसको लेकर भी जो है ना भारत और अमेरिका के बीच में तनाव देखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक अमेरिका ने भारत को कह दिया कि टैरिफ किंग है, बहुत ज्यादा वसूलता है भारत।
तो भारत के सामने अब क्या विकल्प है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अभी जो है ना, यूपीएससी का सीएपीएफ एग्ज़ाम हुआ था, उसका करंट अफेयर क्वेश्चन जाके देखिए। जो हम लोग पढ़ते हैं, वही पूछ रहा है। वहाँ पे जल जीवन मिशन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया। 3 स्टेटमेंट बनाया, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था 2020 कि जल जीवन मिशन कब बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2019, और वहाँ पे पता है क्या लिख दिया था? 2020 लिख दिया था। तो लोग कमीशन वाले इसको बहुत इग्नोर करेंगे, इस फैक्ट को, इस डाटा को, लेकिन आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अभी उज्ज्वला योजना न्यूज़ में चल रहा है, उसके बारे में अभी आने वाला एग्ज़ाम में पूछेगा। क्लियर? चलिए। उसके बाद हाँ, तो जल जीवन मिशन अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 2024 तक ही लक्ष्य को प्राप्त करना था, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे है। अब इसको 2027 लगेगा। इस कारण से न्यूज़ में, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे विकसित भारत। भारत का संकल्प क्या है कि 2047 तक हमको डेवलप कंट्री बनना है। तो उसके लिए हर सेक्टर में भारत को प्रयास करने होंगे। उसी में से एक एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे बात किया गया है कि एमएसएमई का जो भूमिका है, विकसित भारत बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए एमएसएमई और जनजातीय मंत्रालय ने काफ़ी जो है ना यहाँ पे योजनाएँ लेकर आया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय एसटी-एससी हब योजना। ये क्यों? क्योंकि जो एसटी और एससी कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना, उनको उद्यमिता बनाना, ताकि वो व्यवसाय कर सकें, उनके अंदर वो स्किल आ सके। अगर ऐसा करेंगे, तो पिछड़े लोग हैं, जो मुख्य धारा से अब तक जुड़ नहीं पाए हैं, जिनको वो फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, जो बाकी लोग को मिल रहा है। तो ऐसे में भारत इक्वालिटी को कैसे प्रमोट करेगा? ऐसे में भारत विकसित कैसे बनेगा? तो इन्हीं तमाम चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई का जो भूमिका है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात किया गया है नेचुरल डिजास्टर के बारे में, प्रकृति आपदा, ठीक है? आपदा, ठीक है? तो नेचुरल डिजास्टर आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में जो बादल फटने की जो घटना है, वो बारंबारता देखने को मिल रहा है। इसके पीछे पता है क्या वजह है? क्लाइमेट चेंज। जब आर्टिकल पढ़ेगा क्लाइमेट चेंज, मेंस में यही क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में इन राज्यों में जो बादल फटने की घटना है, उससे आप क्या समझते हैं? और इसके पीछे क्या वजह है, आप इस पे सॉल्यूशन दें। तो आपको लिखना है कि जो बादल फटने की जो घटना है ना, वहाँ का जलीय जो चक्र है, क्षेत्रीय जलीय चक्र, उसका जो है ना परिवर्तन होना, क्लाइमेट चेंज का, वहाँ पे पर्यटनों की संख्या अधिक होना, वहाँ पे आवाजाही ज़्यादा होना, पेड़-पौधों को काटना, जो प्राकृतिक जो रिसोर्स है उसको तहस-नहस करना, ये सब मुख्य वजह हैं, ठीक है? इसका परिणाम क्या होता है? वहाँ की जो आबो-हवा है उसमें चेंज हो जाता है और आपको फिर बादल फटने जैसी घटना देखने को मिलता है। बस इतना याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये क्या है? हाँ, स्वतंत्रता दिवस में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी पॉइंट पे बात किया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में या हाल के वर्षों में भारत के सामने क्या-क्या चैलेंजेस हैं? उस पे प्रकाश डालें। तो आप क्या प्रकाश डालोगे? जब आप पढ़ोगे तभी तो लिख पाओगे। तो यहाँ पे आपको बात करना है आतंकवाद के बारे में, यहाँ पे बात करना है टैरिफ के बारे में, यहाँ पे बात करना है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, अवैध घुसपैठ के बारे में बात करना है यहाँ पे अलगाववाद के बारे में बात करना है, ठीक है? अलगाववाद। अगर इन तमाम पॉइंट के बारे में अगर 2 से 3 लाइन में आप लिख देते हैं ना, तो आपके आंसर ना बहुत अच्छे माने जाएँगे। यहाँ पर बात किया गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, यहाँ पर बात किया गया सुदर्शन चक्र के बारे में, ठीक है? यहाँ पर बात किया गया है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। तो ये सब जो योजनाएँ हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी से निपटने के लिए भारत सरकार का योजना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भाषा के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, प्रीलिम्स, मेंस सब में। 8th शेड्यूल वाला तो पूछ रहा है अभी, हाल के एग्ज़ाम जो हुआ ना अभी, मुझे लगता है कोई कमीशन का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछ लिया कि कौन-सा भाषा 8th शेड्यूल में नहीं आता है, वहाँ पे भोजपुरी लिखा हुआ था, तो ये नहीं होगा, ठीक है? फिर यहाँ पे बोल देगा कितना भाषा है, 22 लैंग्वेज है, शुरू में कितना था, 14 था, 8 बाद में ऐड हुआ। तो अभी जो है ना, कई भाषा और कई लिपि पे खतरा मंडरा रहा है, उसको बोलने वाला कोई नहीं है, उसको सीखने वाला कोई नहीं मिल रहा है, उसकी लिपियों को जानने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल में भाषा की जो कंसर्न है, जो चिंता है, उसके बारे में चर्चा किया गया। एक भाषा है भूमिज, जो कि आपको बंगाल वाला एरिया में देखने को मिलेगा, भूमिज। वो एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है। आपको बता दें यूनेस्को जो है ना 197 लैंग्वेज को नोट किया है भारत का, जो कि लुप्त होने के कगार पर है। उसी में से एक है भूमिज, ठीक है?
बहुत लोग आप देखोगे जैसे कि भोजपुरी, आप देखोगे मुंडारी, सब डिमांड कर रहे हैं कि इसको संवैधानिक जो है ना दर्जा मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाए। लेकिन अगर ऐसे में सभी लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना दर्जा दे दिया जाएगा ना, तो फंड कहाँ से आएगा? क्योंकि इसके पीछे कहानी ही कुछ और है, क्लियर है? लेकिन यहाँ पे अपनी भाषा को अगर बचाना है ना, तो आपको अपनी भाषा के लिए सबसे पहले प्रयास करना होगा। आपको अपनी भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करना होगा। यहाँ पर एक लॉर्ड मैकाले जो कि ब्रिटिश अधिकारी था, ये वही व्यक्ति आपको बता दें, ये वही व्यक्ति है ना, जो कहा था एक बार और क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो भारतीय या प्राच्य संस्कृति वाला, जो प्राचीन भारत का जो साहित्य है, ठीक है? जितना भी लिटरेचर है हमारा, जितने भी बुद्धिजीवी, ऋषि-मुनियों के द्वारा लिखा गया है, उसको पूरा कलेक्ट कर लीजिए और यूरोप का एक अलमीरा में रखा हुआ जो पुस्तक है ना, उसके बराबर है। बताइए इस व्यक्ति ने कितना तुच्छ बातें किया है। इसका मोटिव क्या था? जो अंग्रेज लोग 200 साल तक भारत में शासन किए, उसका मोटिव यही था कि यहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी जो सम्मान है भाषा के प्रति, जो आदर है, उसको तोड़ो पहले। तो इसने क्या किया? ऐसा क्यों कर रहा था वो? क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे नहीं, तो उसको सस्ते में इंग्लिश जानने वाला, अंग्रेजियत जिसको बोलते हैं, जानने वाला लोग नहीं मिलेगा। और उसका जो मकसद था, वो लोग पूरा भी कर लिया, ठीक है? तो जो लोग अपनी भाषा से जुड़े हुए थे, जो अपनी मदर टंग को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, ठीक है? सम्मान व्यक्त कर रहे थे अपनी भाषा के प्रति, वो लोग क्या करें? अब नौकरी के चक्कर में अंग्रेजी को ज़्यादा तवज्जो देने लगे और अपना मदर लैंग्वेज बेकार हो गया। उसको कम इम्पोर्टेंस दिया गया। ऐसे में क्या हो गया? हमारी भाषा आज लुप्त होने के कगार पे है, ठीक है? उसी का बेहतर एग्जाम्पल भूमिज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल में कि भूमिज वाले जो भाषा के जो लोग हैं ना, उन्होंने कहा कि हम दूसरा का मुँह देखने से बढ़िया है ना कि खुद प्रयास करो। तो इन्होंने 2018 में एक स्कूल बनाया और वहाँ पे भूमिज के बारे में पढ़ाया गया, लिखाया गया, ठीक है? लगभग 50,000 लोगों को वहाँ पे शिक्षित किया गया भूमिज लैंग्वेज में और उनको ये दायित्व दिया गया ना कि अब आप सभी का दायित्व है कि आप अपने स्तर पे एक लोगों को शिक्षित करोगे। अगर ये 50,000 लोग कम से कम एक लोगों को शिक्षित करेंगे भूमिज लैंग्वेज में, तो इसको जानने वाले कितने लोग हो जाएँगे? 1 लाख। अब कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि एक ही लोग सीखेंगे इससे, 3-4 लोग सीख गए। तो ऐसे करके जो है ना अपनी भाषा को बचाना होगा। ये बहुत ही अच्छा संकल्प है। आपको बता दें एसके-धर कमेटी के बारे में पूछा गया, भाषा से जुड़ा हुआ है। जेबीपी कमेटी भाषा से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें आंध्र प्रदेश 1953 में जो बना था राज्य, भाषा के आधार पे पहला राज्य बना था। उसके बाद कई राज्य बने। आप देखो 1947 में जो विभाजन भी हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो भी कहीं न कहीं भाषा का था, यहाँ पे था वो। फिर आप देखो बांग्लादेश जो बना, बांग्लादेश, वो भी 1971 में जो हुआ, वो भी भाषा के आधार पे अलग हुआ था। ठीक है? तो भाषा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जो-जो डेटा हम आपको बताए ना, सबको याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और हाँ, ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको 499 का यहाँ पे पे करके आप लोग जो है ना शेयर करेंगे हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन मत कीजिएगा, अगर आप लोग को पसंद आता है ना तभी आप लोग ऐड हो जाइएगा, ठीक है? क्योंकि जवाब देने में बहुत समय लग जाता है हमारा और उतना समय नहीं होता हमारे पास, ठीक है? कि आप लोग का जो है ना बेसिक क्वेश्चन जो है, जो कि आप वीडियो से देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। कुल मिलाकर यहाँ पे बात किया गया कि भारत 2035 में अपना जो है ना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। याद रखिएगा, भारत ने कई ऐसे मिशन को लॉन्च किया सक्सेसफुली जैसे कि चंद्रमा का जो साउथ पोल है, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग भारत ऐसा करने वाला पहला देश हो गया। 300 स्टार्टअप जो है ना काम कर रहे हैं। तो भारत को हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना होगा। नहीं तो आप देख रहे हैं ना अमेरिका कैसे धमका रहा है भारत को कि अगर आपने हमारी शर्तों को नहीं माना तो आप पे हम टैरिफ लगा देंगे। तो भारत जो है ना के पास कई विकल्प है, या तो उसको जवाब देगा या भारत अपनी सप्लाई में डाइवर्सिफ़ाई करेगा या भारत उसकी शर्तों को मानेगा या भारत अपनी शर्तों को थोपेगा या भारत एग्रीकल्चर जो किसान हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, युवाओं को प्रायोरिटी देगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मेंस में, इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा आपको। और जो यहाँ पे हाइलाइट जो कर दिया जाता है ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इससे क्या होगा आपका समय बहुत बचेगा, ठीक है? समय बहुत बचेगा आपको और अपने समय को आप कहीं और भी लगा सकते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ़ करंट अफ़ेयर पढ़ना नहीं होता है, ठीक है? और भी कई काम करने होते हैं आपको। यहाँ पर बात किया गया है प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर। अभी एक बैठक चल रहा है, कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड का जिनेवा में। याद रखिए यहीं पे कहीं लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर कहाँ पर बैठक चल रहा था? स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड यहाँ पर मैंने कहीं पे हाइलाइट किया था, दिख नहीं रहा। ये देखिए जिनेवा शहर स्विट्ज़रलैंड वाला। ये याद रखिएगा प्लास्टिक प्रदूषण पर जो संधि को लेकर बातचीत कहाँ हो रहा है? स्विट्ज़रलैंड में।
और 185 देश ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया। ये याद रखिएगा। पहला ये हो गया। साथ ही बता दें, जो प्लास्टिक जो प्रदूषण है, ये किस-किस को इफ़ेक्ट कर रहा है? मेंस में पूछेगा आपसे। महासागर, वन्यजीव, मानव स्वास्थ्य, जलवायु, ये सब सभी चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा। ये हो गया। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ कुछ दिन पहले। वो हमें पता है क्या पूछा? इस बार का जो योग हुआ ना, 21 जून को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो कितने लोगों ने सपोर्ट किया? कितने देशों ने सपोर्ट किया इसको? एक साथ मनाया। तो 199 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार के एग्ज़ाम में अभी, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। अभी आपका यूपी पीसीएस होना है, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, सब में पूछा जाएगा ये फैक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, व्लादिमीर पुतिन है और भारत और रसिया का जो संबंध है काफ़ी मित्रवत है, काफ़ी टेस्टेड है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कोई भी देश अगर भारत और रसिया के बीच में भेद करने का या हस्तक्षेप करने का काम करेगा ना, तो वहाँ पे सटीक जवाब दिया जाता है। इन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, उस पे सकारात्मक या उचित हस्तक्षेप करता है भारत, और सही भी है। ऐसा रसिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं। दूसरा क्या है कि भारत को अधिकार मिला हुआ है कि वैश्विक मंच पे जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा को समाधान के लिए महत्वपूर्ण सक्रिय दिखाता है ये चीज़, और ये सही भी है। तो ऐसा जो है ना, अभी अलास्का में जो है ना, अमेरिका का जगह है ये अलास्का, वहाँ पे रसिया और भारत के जो प्रमुख है ना, माफ़ कीजिएगा, रसिया और अमेरिका के जो प्रमुख है ना, वो लोग बातचीत करेंगे रसिया यूक्रेन युद्ध के बारे में लेकर। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये पीडीएफ चाहते हैं, और हाँ, ये पेड वालों को ही सिर्फ मिलेगा, याद रखिएगा। कल भी हमारे पास क्वेश्चन आया था कि आप ये जो पीडीएफ है और जो यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? तो यूट्यूब पे जो वीडियो है वो सभी के लिए है। अगर आपको लगता है कि 499 पे करने में सक्षम नहीं है, तो आप लोग वीडियो को ही देख लीजिए, वहाँ से ही नोट बना लीजिए। लेकिन हाँ, ये पीडीएफ लेते हैं तो आपका समय बचेगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और अट्रैक्टिव लगेगा कि हाँ, कौन-सा पॉइंट को हाइलाइट किया गया है, उस पे फ़ोकस करना है आपको। क्लियर है? तो और हाँ, हमारा प्लानिंग है कि बहुत जल्द, मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने के अंदर डिजिटल बोर्ड पे हम लोग आने वाले हैं ना? तो इसीलिए जो है ना, ये प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।